नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। और जैसा कि आपको पता है, जो पुराने हैं उनको पता होगा कि इसमें हम लोग यूथ पब्लिकेशन की जो पुस्तक है उसको कवर कर रहे हैं। और ये दूसरा चैप्टर है, इसमें 115 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। जो नए हैं उनके लिए हम बता दें कि प्लेलिस्ट में वीडियो है, उनको जाके देख लें। और ये सिर्फ कला वर्ग से संबंधित पीजीटी के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये जो कला और संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर तो पूछता ही है, तो इसमें क्या छिपा। तो जो भी इस चैनल पे अभी नए हैं, अभी ये नया यूट्यूब चैनल है तो ज्यादा लोग अभी नए होंगे, तो उनसे हम अनुरोध करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लगातार नोटिफिकेशन के लिए डेली वीडियो अपलोड होते हैं, ऐसा नहीं कि गैप होती है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो डेली वीडियो अपलोड होते हैं, और शायद ऐसा कभी गया नहीं कि वीडियो अपलोड ना हो। तो डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए, और आगे आपका कोर्स कंप्लीट होता है, 11,000 से अधिक प्रश्न है तो रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक कर लें, नोटिफिकेशन आता रहेगा। और अपने मित्रों में शेयर भी कर दें, बार बार कहना पड़ता है शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कम है। सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर आपको नहीं कहा जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अपने आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आएंगी। तो ललित कला को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो हो गया ललित कला, और अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा है उपयोगी कला। उपयोगी कला वो कला होती है जिसका व्यक्ति दैनिक जीवन में उपयोग करता है, जैसे कि हो गया आपका आभूषण हो गया, मतलब कि सोनार का काम हो गया, या पढ़ाई का काम हो गया, या अन्य तरीके के जो भी काम होते हैं जिनका मानव उपयोग करता है वो होते हैं उपयोगी कला। और इसके अलावा जो भी बचते हैं वो आ जाते हैं ललित कला में। और ललित कला में देखिए, जैसे ये चित्रकला का हम लोग उपयोग अपने दैनिक जीवन में कुछ करते हैं क्या? कुछ भी नहीं करते हैं। और स्थापत्य कला का उपयोग भी नहीं करते दैनिक जीवन में। संगीत का भी कोई मतलब नहीं है। तो अर्थात ये जो है ये तीनों आपके उपयोगी कला नहीं है। जो उपयोगी कला नहीं है तो ये ललित कला ही तो है। तो ये तीनों ललित कला है। तो इस तरीके से ये देखा जा सकता है कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से सभी जो है वो ललित कला के दायरे में आते हैं। आगे प्रश्न क्या रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। सुमेलित क्या करना भाई, ये जो दिए हुए हैं इनको एक दूसरे से मैच कराना है कि इनका संबंध किससे है। जैसे कि हो गया धीमान, धीमान का संबंध किससे है? तो धीमान का संबंध अपना पेंटिंग से है। ठीक है, धीमान का संबंध पेंटिंग है। धीमान और उनके पुत्र जो है वो पाल शैली के प्रमुख कलाकार थे। तो धीमान का संबंध किससे हो गया? ये हो गया पेंटिंग से। आगे बात की जाए नग्नजीत, नग्नजीत का संबंध आपका चित्र सूत्र से है, राजा नग्नजीत है। और खापुरी का संबंध आपका लिंगराज मंदिर से है। और आगे आता है डी, खुर का संबंध आपका जगती से है। तो इसका जो हो गया वो 3 हो गया, धीमान का 3, और इसका 1, इसका 4, और इसका 2। तो 4 1 मतलब 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर एकदम सही हो जाएगा। आगे व्याख्या लिखा हुआ है कि धीमान और उनके पुत्र जो है पितपाल में पाल शैली ये पाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। हम जब बात करेंगे पाल शैली की, तो पाल शैली का जो मतलब होगा ये आपका इधर जो क्षेत्र है ये उड़ीसा साइड का, उड़ीसा हो गया, और ये पश्चिम बंगाल बिहार इधर का जो क्षेत्र है इधर ही होगा पाल शैली। पाल और सेन इधर ही शासन किया करते थे, इधर ही क्षेत्र में। तो जब भी बात करेंगे तो इधर ही होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रसिद्ध कलाकार थे। पाल शैली के प्रमुख केंद्रों में आपका बंगाल, बिहार और नेपाल आ जाता है। आगे बात करें तो चित्रलक्षण के रचयिता राजा नग्नजीत थे, और राजा नग्नजीत विश्वकर्मा के शिष्य थे। ऐसा कहा जाता है ये ब्रह्मा के समक्ष गए थे विद्या की दीक्षा लेने, कला विद्या की दीक्षा लेने, लेकिन ब्रह्मा ने इनको भेज दिया विश्वकर्मा के पास, और विश्वकर्मा से इन्होंने अपना प्रशिक्षण लिया। आगे बात किया जाए लिंगराज मंदिर के चारों कोनों पर 2 पिच्छा सिंह हैं जिन पर आमलक रखा गया है, और उसके ऊपर छतरी नुमा खपुरी है
जिस पर शिव का आयुध त्रिशूल है। ये जो खपुरी है वो छतरी नुमा है। आगे बात किया जाए, प्रश्न संख्या 118। 118 कह रहा है कि, एक मिनट इसको रफ कर दें। 118 से कह रहा है कि अभिकथन और आपका तर्क से संबंधित है, दर्शन रीजनिंग जिसे कहते हैं कथन और अभिकथन। चलिए, पहला कह रहा है कि विश्व धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंची कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ। ये दृश्य कला का है, प्राचीन मंची कला का नहीं है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है। और आर कह रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम, जैसे नाट्य कला नहीं है, संगीत कला नहीं है, तो ये सब नहीं, दोनों गलत है। ठीक है, ए और आर दोनों सही नहीं है, मतलब दोनों गलत है। आगे चलते हैं, व्याख्या में लिखा है धर्मोत्तर पुराण को प्राचीन भारत के दृश्य और मंची कला का विशालतम प्राचीन ग्रंथ नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत कला और प्रतिमा कला का वर्णन नहीं मिलता है। अतः ए और आर दोनों गलत है, वही बातें हैं। कहा जा रहा है बृहद संहिता। अब बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो बृहद संहिता के लेखक जो है वो बराहमीर साहब है। बराहमीर ने 3 रचनाएं की थी, जिनमें इनका जो प्रमुख है वो है बृहद संहिता। इनका जन्म 505 ईस्वी में हुआ था और बराहमीर जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। 550 के आसपास इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें, बृहद जातिका और बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, 3 पुस्तकें हमने बताया ना कि ये 3 पुस्तकें लिखे थे, बृहद संहिता और बृहद जात और आपका पंच सिद्धांतिका की रचना की। बराहमीर जो है वो ईसा की 6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। आगे चलते हैं प्रश्न उत्तर 120 पे। 120 में ये कहा गया है निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों का कालानुक्रम फिक्स करिए। ये जो है बहुत कठिन आ जाता है, ये क्या नाम है कि इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है, ये काफी कठिन हो जाता है। किसको याद किया जाए कि कब का है, फिर भी अब क्या करें, याद करना ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो रचना हुई थी वो आपकी बृहद संहिता की हुई थी। बृहद संहिता के रचनाकार अभी हम लोगों ने देखा ही है, बराहमीर साहब है। तो नंबर 1 में बृहद संहिता रख देते हैं। और अगर बात करें दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कादम्बरी बाणभट्ट की है और अभिनव गुप्त की है और पंचदशी लास्ट में है 1377 ईस्वी में। तो ये चारों इसी तरीके से सेट होंगी। बृहद संहिता 6वीं शताब्दी में और कादम्बरी 10वीं शताब्दी में, 7वीं में, और अभिनव भारती जो है वो 10वीं में। आगे बात किया जाए तो कला किस भाषा का शब्द है? कला जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जो कि संस्कृत भाषा कल धातु से बना है और कुछ तो विद्वान इसे क धातु से मानते हैं। कृत धातु, कल धातु का जो अर्थ है, कल धातु का अर्थ होता है प्रेरित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम कला शब्द जो है ऋग्वेद में, अच्छा, यथार्थवादी प्रयोग कब किया गया था? वो किया गया था भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग अगर बात किया जाए कला शब्द का, तो सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में किया गया। अगर बात किया जाए सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग, तो वो तो आ जाएगा आपका क्या नाम है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। अब बात की जाए कला संस्कृत से संबंधित है, संस्कृत भाषा से संबंधित है, जिसकी व्युत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, जिसका जो अर्थ है वो प्रेरित करना होता है। कुछ लोग इसकी उत्पत्ति, कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति क धातु से मानते हैं। आगे बात किया जाए तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका तो जवाब सभी जानते होंगे, पाणिनि, महर्षि पाणिनि जी जो है वो अष्टाध्यायी की रचयिता है। आगे चलते हैं इसकी व्याख्या में। लिखा गया है कि
अष्टाध्यायी रामायण महाभारत के पश्चात रचे गए जिन ग्रंथों का चित्रकला में उल्लेख मिलता है उनमें जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी का नाम आता है। इसमें शिल्प को चारु मतलब की ललित और शिल्प को चारु और क्या नाम है उपयोगी कला को तारु के नाम से जाना जाता है। आगे बात किया गया साथ ही राज्यों के अंक और सांकेतिक लक्षणों के प्रसंग में भी पक्षी पुष्प वृक्ष नदी पर्वत आदि के लक्षणों चर्चा की गई है। साथ ही उनको किस विधि से अलंकृत किया जाए उसका भी उल्लेख आपको पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिल जाता है। अब अगर बात करें प्रश्न उत्तर 121 की, प्रश्न संख्या 121 में लिखा गया है कि वही सुमेलित करना है तो 123 में, तो अब इसमें लिखा गया है कि द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है इस पुस्तक का जो पहला प्रश्न है वो यही है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक कौन है। तो एच बार्ड्रिक साहब की रचना है वो द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो ए का जो संबंध हो जाएगा, ए का संबंध हो जाएगा दूसरे से, ठीक। तो ए का संबंध दूसरा से दो है, ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है द प्री हिस्टोरिक इंडिया और द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है वो पिगट साहब की है, प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है वो पिगट साहब की है, मतलब दूसरे का बी का 3 हो जाएगा और बी का 3 जो है इसमें भी, अच्छा इसमें नहीं है, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं द स्टोरी ऑफ आर्ट। द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक जो है वो गोम्ब्रिज साहब है। गोम्ब्रिज साहब मतलब चौथा ऑप्शन सही है। आगे बात की जाए द आर्ट ऑफ इंडिया। द आर्ट ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो आपके कैम्ब्रिज साहब है, कैम्ब्रिज। तो इसका चौथा सही हो जाएगा। तो यहाँ समझ ही सकते हैं कि 2, 3, 4 और 1 ये इस तरीके से है। तो आगे चलते हैं और यही से याद कर लीजिएगा द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बार्ड्रिक, प्री हिस्टोरिक इंडिया पिगट, और आपका द स्टोरी ऑफ आर्ट ये है गोम्ब्रिज साहब की, और लास्ट में द आर्ट ऑफ इंडिया वो है आपकी स्टेला कैम्ब्रिज साहब की। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 124 में। 124 में चलने से पहले ये जो गंदा हो गया इसको साफ कर लेते हैं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो यार, आपको सब्सक्राइब करने में थोड़ी ना कुछ समस्या होती है या आपको कुछ चला जाता है, उससे हमें को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। चलिए 124 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सुमेलित करना है धीमान अभी हम लोगों ने देखा था, धीमान का संबंध किससे है, पेंटिंग से है। ये पिता पुत्र दो लोग थे, धीमान और उनके पुत्र, वो पाल शासकों के कलाकार थे। आगे बात की नग्नजीत के बारे में हम लोगों ने देखा था कि राजा नग्नजीत जो थे वो पहले गए थे विष्णु के पास, भगवान विष्णु के पास, फिर उन्होंने कामदेव के पास भेज दिया और उनके पास क्या नाम होते हैं विश्वकर्मा साहब के पास, विश्वकर्मा जी के पास भेज दिया, तो उन्होंने इनको कला सिखाया। खापुरी जो है वो लिंगराज मंदिर में अमला में लगा है, वो है हो गया खापुरी। आपका सी का हो गया 4। खुर जो है खुर को जगती भी कहते हैं, ठीक है। जगती मतलब वो मंदिर में जो ऊंचा चबूतरा होता है उसे इस तरीके से जगती कहते हैं। ये जगती हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 125 नंबर में कहा गया है कि शौर, अच्छा इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ए में टिक लगा लेना। आगे कह रहा है कि चौर पंचाशिका ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र क्या है। तो चौर पंचाशिका
ग्रंथ का सबसे श्रेष्ठ चित्र जो है वो आपका चंपावती बिल्हर है। चंपावती बिल्हर जो है वो चौर पंचाशिका ग्रंथ का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। देखिए बिल्हर कवि 11वीं शताब्दी के चौर पंचाशिका, मतलब इनकी रचना जो है बिल्हर की वो है चौर पंचाशिका, जो 11वीं सदी की है। और इसमें कहा गया है तो इसके कविराज जो है बिल्हर और उनके प्रेयसी चंपावती के प्रणय लीला का उल्लेख मिलता है, चंपावती और बिल्हर के। बात किया जाए 126 नंबर में, कह रहा है कि आपसे 126 नंबर में ये पूछा है कि कौन सा बुद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है। तो ये जो है विनय पिटक में क्या है, ये कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है विनय पिटक। 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्य पिटक। तो जो विनय पिटक है इसका संबंध क्या है, वो चित्रकला से संबंधित है। लीजिए इसमें आगे व्याख्या देख लेते हैं। शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन जो है वो बौद्ध मूल ग्रंथ विनय पिटक में है। बौद्ध धर्म की 3 मूल ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे बात किया जाए तो बौद्ध धर्म में चित्रण जो है वो महायान शाखा में शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों का वर्णन किया गया। अच्छा, ये 2 शाखाएं हैं, महायान शाखा और आपका हीनयान शाखा। तो ये जो विभाजित हुए थे वो आपकी बता दें, चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी कुषाण के समय में, कुषाण के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, तभी ये महायान और हीनयान में 2 भागों में विभाजित हो गया था। अब महायान, ये जो कुषाण थे ये महायान के सपोर्टर थे। और आगे हीनयान की अगर हम बात करें तो हीनयान कहता है कि ये जो पुरानी विचारधारा के लोग थे वो हीनयान शाखा को मानते थे। मतलब ये मूर्ति नहीं बनाते थे, मतलब कि ये ऐसा नहीं कहते थे कि भगवान बुद्ध ईश्वर है और उनकी प्रतिमा को नहीं बनाते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे। क्योंकि महायान शाखा ने कहा कि भगवान की मूर्ति भी है, उनकी पूजा पाठ भी करते थे और तमाम ये विलासिता से थोड़ा सा लगे हुए थे। तो ये महायान अपने आप को कहने लगे। बात किया जाए महायान शाखा का ग्रंथ जो है वो प्रज्ञा पार्वती ग्रंथ का चित्रण किया गया है इसमें। और प्रज्ञा पार्वती में 8000 श्लोक है। आगे बात किया जाए पाल शैली में बौद्ध ग्रंथ से संबंधित चित्र जो है वो है प्रज्ञा पारमिता और साधनमाला, पंचशिला, करण देव गुहा और ग्रंथ व्यूह आदि है। अब अगर बात करें 127 नंबर प्रश्न की, तो 127 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया। तो चौर पंचाशिका भी हम लोगों ने देखा था कि ये बिल्हर ने इसकी रचना की थी, चौर पंचाशिका की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात किया जाए तो चौर पंचाशिका के लेखक जो है बिल्हर है, कामसूत्र के लेखक जो है वो आपके वात्स्यायन है और जयमंगला के लेखक है आपके यशोधर पंडित, कल्पसूत्र के भद्रबाहु और शिल्प रत्नों के श्री कुमार, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा और बृहद कथा के लेखक आपके गुणाढ्य हैं। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 128 कह रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र जो है ये चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। किस विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं? ये वर्णिका विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें 4 प्रकार के विभाजन बताए गए हैं। इसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 4 सूत्र में के चित्र सूत्र का संबंध जो है वो आपका 35वें अध्याय से लेकर के 43वें अध्याय तक मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 35वें से 43वें अध्याय तक आपको चित्र सूत्र का
संबंध है। इसमें यह कहा गया है कि इसमें 4 प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, जिनमें आपका पहला है वैणिक, नागर, मिश्र और सत्य चित्र। इसमें वाणिज्य कला के मूल तत्वों में से एक है। तो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 129, अभिज्ञान शाकुंतलम, शायद बच्चा बच्चा जानता हो, कालिदास। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें बताने का कोई मतलब है नहीं। आगे ये भी है 130 नंबर, इसमें भी कहा गया है कि ये मेघदूतम किसकी रचना है। मेघदूतम का मतलब ये है कि मतलब बादल को उसके दूत बना के भेजा गया है एक प्रेमी प्रेमिका के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है। तो चंद्रमा नहीं, प्रेमी प्रेमिका के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपका हो रहा है मेघ के थ्रू। मेघ मतलब बादल के थ्रू। एक मिनट, तो अभी कलम भी दी थी। तो इसमें ये कहा गया है कि मेघदूत किसकी रचना है, वो कालिदास साहब की है। तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाने वाली बात तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें मतलब ए सही हो जाएगा। अभी इसमें यह भी दिया है, इसमें यह भी दिया है कि आगे वाले पहले वाले मतलब क्वेश्चन में ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, महाकाव्य, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोत्कर्षीयम, ये सभी इनकी रचना है कालिदास साहब की, महाकवि कालिदास। 123 नंबर में कह रहा है कि 123 नंबर में आपसे ये कह रहा है कि अच्छा वही बात है, वो इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग कौन है, बर्ड्रिक साहब। और प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है वो टिकट। द हिस्टोरी ऑफ आर्ट जो है वो आपकी आ जाती है गोम्ब्रिच। और द आर्ट ऑफ इंडिया जो है वो क्रेमलिस। ये तो हम लोगों ने देखा है, तो अभी इसमें क्या दिमाग लगा, फिर भी याद कर लेना जरूरी है, याद रहेगा, याद करना एकदम जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कई बार, देख रहा है भी पूछा गया। ये आपको 2017 में यूजीसी के सेकंड पेपर में पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। 124 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करिए। फिर से वही बात, धिमान और क्या नाम है कि आपका नग्नजीत, खापुरी, फुर का संबंध हम लोगों ने देखा जगती से है, खापुरी का संबंध लिंगराज से है, और धिमान का संबंध पेंटिंग से है, नग्नजीत का संबंध चित्रसूत्र से है। तो ये इसमें कोई कठिन प्रश्न नहीं था। आगे चलते हैं। 125 नंबर में कह रहा है चौर पंचाशिका ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र है। तो कौन सा चोर पंचाशिका का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो है आपका चंपावती बिल्हड़। ऑप्शन नंबर ए 125 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो ए में लगा देते हैं काला। बिल्हड़ कवि 11वीं शताब्दी की कृत चौर पंचाशिका है, जिसके इसके कविराज बिल्हड़ और उनकी प्रेयसी जो है चंपावती की प्रणय लीला का उल्लेख किया गया है। 126 नंबर में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ शाही इमारतों में चित्रित है। अच्छा एक मिनट, ये तो वही वाला हम लोगों ने 2 बार कर दिया। चलिए सॉरी, चलिए और ये वाला इसमें चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन ये वाला है, मेघदूतम किसकी रचना है, इसकी व्याख्या किया है नीचे। तो मेघदूतम वाले में जो व्याख्या किया है वो इस प्रकार है कि आयुर्वेद वेद नहीं है, अथर्ववेद का एक भाग है। सामान्यतः हमारी प्राचीन संस्कृति के आधार पर 4 प्रकार के वेद है। ऋग्वेद में कला शब्द का सबसे पहले परिचय किया गया था, ये बात एकदम से याद कर लिए दिमाग में। इसके बाद आता है यजुर्वेद, फिर सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हो गए। और सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। इसमें ईश्वर की स्तुति और आत्मज्ञान का वर्णन किया गया है। सामवेद में जो है इसमें उपासना और संगीत में
गाने के लिए मंत्र है। यजुर्वेद की बात करें, इसमें कर्मकांड जो यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए मंत्र है। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें गुण धर्म अयोग्य और यज्ञ के लिए कविता मंत्र इत्यादि है। इसी वेद में आयुर्वेद की व्याख्या की गई है। 140 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इसमें असेशन और रीजनिंग का प्रश्न है। कह रहा है कि यह सामान्य है कि भाव और रस परस्पर संबंध है। तो भाव और रस परस्पर संबद्ध है क्या सर्वमान्य में? नहीं, तो ये गलत है। तो असेशन बिल्कुल से गलत है आपका। बात किया जाए तो व्याख्या उसी का है, तो ये भी गलत ही होगा, लेकिन देख लेते हैं। क्योंकि समस्त कलाओं का लक्षण रस निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्र का सृजन करता है, एकदम गलत। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। और ये कह रहा है कि भावों का संबंध रस से है, इसलिए रस सिद्धांत में भावों का स्थायी विभाव, अनुभाव और संचारियों में वर्गीकृत किया गया है और इन्हें रस निष्पत्ति का साधन माना जाता है। आगे बात करें, भाव जो है भारतीय कला की आत्मा। आरंभ में भारत मुनि ने 8 रस और उसके 8 स्थायी भाव माने हैं, जो उनकी रचना है नाट्य शास्त्र में। लेकिन वर्तमान में 9 रस माने गए हैं और उनके 9 स्थायी भाव है। ठीक है, ए और आर दोनों गलत है। 141 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित सॉरी इंडो आर्य भाषा कौन सी भाषा बोलते थे? तो इंडो आर्य जो है वो आपका संस्कृत भाषा बोलते थे, लेकिन संस्कृत से पहले एक मिनट प्राप्त प्रदेश इंडो आर्य आपकी संस्कृत भाषा बोलते थे। और ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। भारतवर्ष में प्रायः सभी संप्रदायों में भारतीय प्राचीन काल में संस्कृत भाव को अपनाया। इंडो आर्य भी संस्कृत ही बोलते थे। 142 नंबर में कहा गया है कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो वेदों की रचना तो एकदम सामान्य सी बात है कि संस्कृत भाषा में हुई है। और भारत का प्राचीन साहित्य अत्यंत विशाल है, यह प्रधानतः संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। भारत में प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है और परंपरा के अनुसार इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई। वेदों की रचना भी संस्कृत भाषा से हुई मानी जाती है। आगे चलते हैं। वेदों की रचना जो है वो संस्कृत भाषा से हुई है मानी जाती है। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है भाई? तो ये मिलता है चित्र लक्षण में। तो पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन आपका चित्र लक्षण में मिलता है। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति कथा का वर्णन चित्र लक्षण नामक ग्रंथ में हुआ, जहां पर नग्नजीत नामक राजा ने चित्र की रचना की थी और उस चित्र में ब्रह्मा जी ने जान डालकर चित्र में बने बालक को जिंदा कर दिया। इसी कारण ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार माना जाता है। वही बातें हैं दुनिया भर की। आगे चलते हैं। 144 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? अग्नि पुराण में कलाकार को योगी कहा गया है। और क्या कहा जाएगा भाई? योगी आदित्यनाथ नहीं कहा गया, योगी कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अग्नि पुराण की रचना की बात करें 200 से 400 ईस्वी के बीच हुई थी। अग्नि पुराण में कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके 13 अध्यायों में केवल मूर्ति कला का वर्णन किया गया है। इसमें कलाकार को योगी की संज्ञा दी गई है। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? तो चित्रकला का प्राचीन नाम ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, शिल्प है। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में सामान्यतः पहले चित्रकला एवं वास्तुकला के लिए शिल्पकला का उपयोग किया जाता था। आज का आखिरी सवाल नहीं है, 146 नंबर 47 नंबर आखिरी है। ये कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था? तो अश्वमेध के समय जो है श्री राम ने आपका माता सीता के स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था।
ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पौराणिक काल में यदि किसी व्यक्ति की पत्नी जिंदा हो तो साथ में हवन करने की प्रथा थी। तो सीता जी के अश्वमेध यज्ञ के समय न होने पर अब भगवान श्री राम ने क्या किया था, मैं नामक शिल्पकार से सीता के स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था। 147 नंबर में कहा गया किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख किया गया है। तो आपका बता दूं मैं कि ये ऋग्वेद में आपके अग्नि के देवता के चित्र का वर्णन किया गया है। वेदों की संख्या 4 वही बातें, और सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद माना गया है। ऋग्वेद में ही सबसे पहले कला शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्नि के देवता का उल्लेख मिलता है, जिसका प्रयोग पूजा पाठ के समय किया जाता है। तो आपसे लेते हैं विदा, लेकिन आखिरी समय में आपसे फिर कह रहे हैं कि वही बातें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये पूरी सीरीज में आ रहा है और रेगुलर आ रहा है। तो